छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट जारी कर विरोधियों को चौंका डाला है। आखिर इतनी जल्दी लिस्ट जारी कर बीजेपी ने क्या संदेश दिया, क्या है सेमीफाइनल की रणनीति, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री के साथ 5 राज्यों के चुनाव पर 5 घंटे से भी ज्यादा चले मंथन के बाद ये साफ हो गया कि सत्ता के इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए बीजेपी के इरादे पुरजोर हैं। बैठक के 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर चुनावी पंडितों को चौंका दिया। चुनाव कब होंगे, अधिसूचना कब निकलेगी, आचार संहिता कब से लागू होगी, कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये बात भी अभी तय नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी ने इतनी जल्दी लिस्ट जारी कर क्या संदेश देने की कोशिश की है। सवाल है कि क्या ये बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा है? क्या बीजेपी चुनावों के दौरान बगावत से बचने की कोशिश में है? क्या बीजेपी अभी से उम्मीदवारों को फाइनल कर पूरा फोकस जीत पर करना चाहती है, या फिर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बीजेपी विपक्षी दलों पर दबाव बनाना चाहती है? दरअसल ये जो उन्होंने कैंडिडेट घोषित किए हैं, इसमें ये वो कैंडिडेट हैं जिनको जितना श्योर है या जो सीटें भाजपा के कोटे की हैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए इन्होंने टिकट घोषणा कर दिया ताकि माहौल बना रहे, एक साइकोलॉजिकल माहौल बने कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तैयार है। बीजेपी ने जो एमपी के लिए 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें से 5 महिलाओं को अभी टिकट दी गई है। इलेक्शन कमेटी की दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कल जो बैठक संपन्न हुई, वो सब बैठक में हुए निर्णय के साथ आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिए हैं। 2024 के चुनाव के लिहाज से बात करें तो मोदी सरकार के लिए ये 5 राज्य बेहद अहम हैं। इन चुनावों के नतीजे 24 की दशा और दिशा तय करेंगे और इन राज्यों में बीजेपी की चुनौती भी कम नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी से लेकर ऐसे कई मुद्दे हैं जो चुनौती बनकर खड़े हैं। मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड हो या फिर अंदरूनी फीडबैक, ऐसी कई चीजें हैं जो बीजेपी को परेशान कर सकती हैं। इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी ने सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बड़ा दांव चला है। इतना ही नहीं, 2018 में बीजेपी एमपी में बहुमत से चूक गई थी और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। बीजेपी का गढ़ छीनने के बाद पार्टी वहां दोबारा सरकार बनाने में तो कामयाब जरूर हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों ने पाला बदला और शिवराज सरकार सत्ता में वापस लौटी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की चुनौती कम नहीं है। 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने 90 में से 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में भी 5 महिलाएं हैं। पाटन से सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा गया है। सीएम भूपेश बघेल पाटन सीट से विधायक हैं। 10 सीटें एसटी और 1 सीट एससी वर्ग को दी गई है। छत्तीसगढ़ को कोई आगे ले जा सकता है, छत्तीसगढ़ के तरक्की और खुशहाली कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पार्टी को भरपूर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। बीजेपी के इस दांव पर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। विधानसभा के संकल्प शिविर का आयोजन और बहुत शानदार, कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की कोशिश इस समय भी होगी। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सधी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। टिकट बंटवारे को आसान बनाने के लिए विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ए कैटेगरी की सीटों पर जहां बीजेपी मजबूत है, यानी यहां से जीत मिलती रही है। बी कैटेगरी के तहत जहां इक्का दुक्का बार ही बीजेपी हारी है। सी कैटेगरी का मतलब जहां से लगातार 2 बार से बीजेपी हार रही है। डी कैटेगरी की सीटों पर बीजेपी ने कभी जीत ही हासिल नहीं की है। दरअसल बीजेपी भी जानती है कि ये चुनाव उसके लिए सबसे अहम है। 24 से पहले हो रहे विधानसभा चुनाव एक तरह से रुझानों की ओर इशारा करेंगे और बीजेपी इस मौके को कतई गंवाना नहीं चाहती। तभी तो बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने खुद एमपी का मोर्चा संभाला हुआ है और चुनावी रणनीति के धुरंधरों ने दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी उठाई हुई है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात नेहरू मेमोरियल पर छिड़े सियासी संग्राम की। मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम क्या बदल दिया, सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जबकि बीजेपी का तर्क कुछ और ही है। क्या है नेहरू मेमोरियल की कहानी और क्यों छिड़ा है इस पर सियासी संग्राम, हमारे इस अगले रिपोर्ट में देखिए।
मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला। एक नाम बदला और चढ़ गया सियासी पारा। मोदी सरकार के कदम से कांग्रेस आग बबूला। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हुई इतिहास। अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नया नाम। क्या नाम में इतना दम है? क्या नाम भी मायने रखता है? नाम से ही सियासी फसल बोई और काटी जाती है। ये सवाल मोदी सरकार के एक फैसले के बाद खड़े हुए हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने से कांग्रेस आक्रामक है और पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी का सवाल है कि सिर्फ नेहरू का ही महिमा मंडन क्यों? दूसरे प्रधानमंत्रियों का योगदान देश क्यों नहीं जाने? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का इतिहास क्या है? ये क्यों विवादों में है? मोदी सरकार ने नाम क्यों बदला? ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इस पूरे विवाद के सियासी रंग। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया। 3 दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म, उनका नाम है। राहुल के बयान और कांग्रेस की आपत्ति पर अब जरा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तर्क भी सुन लीजिए। तो नेहरू देखो, ऑलरेडी इसके बारे में जो वस्तु उधर जो म्यूजियम बना रहे हैं, म्यूजियम सभी उधर हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, सभी प्रधानमंत्री जी को जो गौरव प्राप्त देना है, जो इज्जत देना है, वो चल रहे हैं। इसमें अननेसेसरली कांग्रेस पार्टी एक इशू बना रहे। दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि मोदी सरकार जानबूझकर नेहरू की विरासत पर चोट कर रही है। वो नेहरू की निशानियां मिटाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की इस चिंता पर पीएम मोदी गांधी परिवार पर बड़ा हमला कर चुके हैं। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। इतना ही नहीं, बीजेपी कश्मीर नीति को लेकर भी नेहरू की नीतियों को ही जिम्मेदार मानती है। पीएम मोदी का मानना है कि गोवा को देरी से आजादी मिली, इसके लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार थे। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को लेकर मोदी की आक्रामकता से ही कांग्रेस हलकान है और नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने के बाद कांग्रेस की बौखलाहट समझी जा सकती है। अब नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए। म्यूजियम 6 साल में बनकर तैयार भी हो गया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन 21 अप्रैल 2022 को किया था। कि एक ही जगह घेरो और जो भी प्रधानमंत्री जब भी जिनका निधन हो, उनके लिए उनके बारे में, उनके जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में दिखाएं। जैसे कि नए म्यूजियम है, अब आप किसी भी नए प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री की वहां म्यूजियम है, उनके बारे में आप देखिए, पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, उनकी उपलब्धियां बताई हुई हैं। तो आदमी को, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई देश की जनता वो देखना, अपने प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहती हो, तो एक ही जगह उनको सारे प्रधानमंत्रियों के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के दर्शन हो जाते हैं। विवाद इस बात पर भी है कि नेहरू मेमोरियल में कांग्रेस का ही एक तरह से कब्जा रहा। कांग्रेस के दांवपेच की वजह से नेहरू के अलावा किसी और प्रधानमंत्री को ये जगह नसीब नहीं हुई। दरअसल ब्रिटिश काल में 1930 में फ्लैग स्टाफ हाउस बनाया गया। ये ब्रिटिश इंडिया सेना के कमांडर इन चीफ का शीतकालीन हेडक्वार्टर और आधिकारिक निवास था। जल्द ही फ्लैग स्टाफ हाउस का नाम बदलकर 3 मूर्ति भवन कर दिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे अपना आवास बनाया। उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी इसी घर में उनके साथ रहने लगी। मई 1964 में अपने निधन से पहले वो 3 मूर्ति भवन में लगभग 16 साल रहे और इस तरह 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री आवास और दिल्ली का पावर सेंटर बन गया। 9 अगस्त 1964 को केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया था कि
कि इस भवन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री को रहना चाहिए। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहें, लिहाजा उन्होंने वहाँ रहने का विचार टाल दिया। दरअसल इंदिरा गांधी ने पीएम शास्त्री को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें इंदिरा ने लिखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 3 मूर्ति भवन को आप मेरे पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मारक बनाना चाहते हैं या खुद वहाँ रहना चाहते हैं? इस बात का फैसला यदि आप जल्दी करते तो बेहतर होगा। का नाम बदलना सबको अजीब सा लगा और सबने इसका विरोध किया। अगर आपको बनाना था दूसरे प्रधानमंत्रियों के नाम पे तो एक अलग म्यूजियम बना सकते थे, उस पे किसी का विरोध नहीं था। और आज जो राहुल गांधी ने कहा है वो बहुत सही बात कही है कि ठीक है बदल दिया, पर नेहरू जो है किसी नाम के मोहताज नहीं है। अगस्त 1964 में कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल फंड की स्थापना की। उसी साल 3 मूर्ति भवन में नेहरू स्मृति और संग्रहालय बना दिया गया। तब से ही अधिकतर वक्त तक कांग्रेस के पास ही इसका प्रबंधन रहा। मोदी सरकार ने कांग्रेस के इसी दांवपेच को समझा और नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला किया। दरअसल कांग्रेस ने नेहरू गांधी के नाम पर ही अपनी सियासत चमकाई, दूसरे प्रधानमंत्रियों को तवज्जो नहीं दी। अब मोदी सरकार इतिहास दुरुस्त कर रही है और पीएम मोदी के इस कदम से कांग्रेस बेचैन है। टीम न्यूज नेशन। चलिए हम वक्त तो चलाई बहुत छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।